नमस्कार दोस्तों, मैं सीएमए मनीष गर्ग आज अपने YouTube चैनल जीएसटी स्टडी सर्कल के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम जीएसटी के असेसमेंट और ऑडिट के विषय में सेक्शन वाइज स्टडी करेंगे। इससे पहले हम सेक्शन 59 और 60 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपके साथ सेक्शन 61 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के विषय में चर्चा करेंगे। जो रिटर्न्स हम लोग जमा करते हैं वह रिटर्न्स सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर हम लोग विभाग में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करते हैं। सेल्फ असेसमेंट से मतलब होता है कि उसकी टैक्सेबल वैल्यू, एचएसएन कोड, टैक्स और आईटीसी का डिटर्मिनेशन हम लोग खुद ही करते हैं एक्ट की जितनी हमने स्टडी की है उसके आधार पर, और उसी के आधार पर रिटर्न्स को फाइल करते हैं। अब वह रिटर्न डिपार्टमेंट में एओ के पास, असेसिंग अधिकारी के पास पहुंच जाती है। जब वह रिटर्न डिपार्टमेंट में अधिकारी के लॉगिन पोर्टल पर नजर आने लगती है, तब अधिकारी सेल्फ असेसमेंट के आधार पर जमा की गई उस रिटर्न्स को अपने स्क्रूटनी के नॉर्म्स के आधार पर उसको सेलेक्ट करते हैं। अर्थात कि 100% रिटर्न्स की को स्क्रूटनी में नहीं लिया जाता, बल्कि जो उनके स्क्रूटनी के नॉर्म्स होते हैं उसके आधार पर रिटर्न्स को स्क्रूटनी के लिए चयन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ इसके साथ में एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि स्क्रूटनी करने के लिए उन्हीं रिटर्न्स को सेलेक्ट किया जाता है जो विभाग के स्क्रूटनी के पैरामीटर्स पर खरी उतरती हैं। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो रिटर्न्स हम लोग जमा करते हैं उन रिटर्न्स के अंदर यदि कुछ कमी रह जाती है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होती है, तो डिपार्टमेंट के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर इस तरीके का बनाया गया है जो अधिकारियों को अपने पोर्टल पर जिन रिटर्न्स के अंदर कुछ कमी है उसको इंगित करते हुए, चिन्हित करते हुए पूरी एक लिस्ट उनके सामने आ जाती है। तो इसलिए मेरा आप लोगों को यह सुझाव है दोस्तों कि जितनी भी रिटर्न्स को आप फाइल करें, फाइल करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कमियों को आप यदि निकाल देंगे तो वो उनके सॉफ्टवेयर में, अधिकारी के सॉफ्टवेयर में नेगेटिव रिपोर्ट्स में सम्मिलित नहीं होगी, और इस प्रकार आपकी रिटर्न्स के स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के पैरामीटर में ना आने के कारण उसके ऊपर किसी प्रकार की जांच नहीं होगी। इसके पश्चात जिन रिटर्न्स के अंदर डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, अधिकारी उन व्यापारी को एक नोटिस जारी करते हैं और उस नोटिस के अंतर्गत उस जो डिस्क्रिपेंसी उन्होंने फाइंड आउट की है उसके विषय में डिटेल में बताया जाता है। क्वांटम ऑफ टैक्स के बारे में भी जिक्र किया जाता है, इंटरेस्ट इत्यादि अथवा कोई अन्य विषय है तो उसके बारे में भी उस नोटिस के अंदर जिक्र किया जाता है और वह नोटिस व्यापारी के ऊपर सर्व किया जाता है। ध्यान रहे कि यह नोटिस भी ऑनलाइन ही जारी किया जाता है। इस नोटिस के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर व्यापारी को इसके संबंध में अपना जवाब दाखिल करना होता है। जवाब दाखिल करते समय व्यापारी चाहे तो इस नोटिस को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे तो इस नोटिस को रिजेक्ट करेंगे। यदि व्यापारी इस नोटिस को एक्सेप्ट करते हैं तब इसके अंतर्गत बताई गई टैक्स की धनराशि, इंटरेस्ट की धनराशि या कोई अदर ड्यूज इत्यादि हैं, तब व्यापारी नियम के अनुसार उसका भुगतान करेंगे। यदि व्यापारी इस नोटिस को सहमत नहीं होते हैं और रिजेक्ट करते हैं, तब व्यापारी इसका रिप्लाई बनाकर उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाकर असेसिंग ऑफिसर को सबमिट करेंगे। असेसिंग ऑफिसर व्यापारी द्वारा सबमिट किए गए रिप्लाई की स्टडी करेंगे। यदि असेसिंग ऑफिसर व्यापारी द्वारा फाइल किए गए रिप्लाई से संतुष्ट होते हैं, तब वे राइटिंग में यह सूचना देंगे कि व्यापारी को सूचना देंगे कि इसके संबंध में फर्दर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। और यदि असेसिंग ऑफिसर व्यापारी द्वारा फाइल किए गए रिप्लाई से संतुष्ट नहीं होते हैं अथवा यदि व्यापारी ने इस पूर्व में दिए गए नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया था और उसकी कंप्लायंस करने में व्यापारी ने कोई लापरवाही की है अथवा अगली रिटर्न में उसके संबंध में ड्यू धनराशि को जमा करने में कोई लापरवाही की है अथवा व्यापारी धनराशि को जमा नहीं कर रहे हैं, उस केस में असेसिंग ऑफिसर एक पक्षीय कार्यवाही कर सकते हैं। अब विषय आता है कि असेसिंग ऑफिसर एक पक्षीय कार्यवाही किस प्रकार से करेंगे। तो एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 65, सेक्शन 66, सेक्शन 67 और सेक्शन 73 एंड 74 इन दोनों की सहायता ले सकते हैं। सेक्शन 65 के अंतर्गत असेसिंग ऑफिसर ऑडिट कर सकते हैं। सेक्शन 66 के अंतर्गत असेसिंग ऑफिसर स्पेशल ऑडिट कर सकते हैं।
जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अथवा कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा किया जाएगा। सेक्शन 67 के अंतर्गत असेसिंग ऑफिसर इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर ये कार्यवाही कर सकते हैं, और सेक्शन 673 एंड 74 के अंतर्गत असेसिंग ऑफिसर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स और अदर ड्यूज का निर्धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने सेक्शन के माध्यम से स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के विषय में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक विषय और बताना चाहता हूं कि असेसिंग ऑफिसर के पास आपके व्यापार के संबंध में जानकारी नहीं होती है। उसको जानकारी केवल दो ही तरीकों से प्राप्त होती है। एक तो जो डेटा रिटर्न्स की शेप में आप फाइल करते हैं, उसको ध्यान रखें कि उसके अंदर मिसमैचिंग ऑफ डेटा न हो, अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स ठीक होना चाहिए, रेट ऑफ टैक्स ठीक होना चाहिए, HSN कोड ठीक होने चाहिए, टैक्स की कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात ITC का डिटर्मिनेशन और ITC का अवेलमेंट ठीक होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उस केस में आप स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के नॉर्म्स के अंतर्गत या तो आएंगे नहीं, और यदि किसी वजह से आ भी जाते हैं, क्योंकि आपका होमवर्क पूरा है, कंप्लीट होमवर्क आपने किया हुआ है, कंप्लीट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तब आप उसके अंदर से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, असेसिंग ऑफिसर को आपके व्यापार के विषय में जानकारी कैसे मिलेगी? आपकी कोई जाकर शिकायत कर दे। यदि कोई व्यक्ति आपकी जाकर के शिकायत करता है, तब भी असेसिंग ऑफिसर को आपके व्यापार के विषय में जानकारी मिल सकती है। इन दोनों विषयों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये मैंने अपने गंभीर अनुभव के आधार पर आपको बताए हैं। तो इसके साथ ही मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स सेक्शन 61 के विषय में किया गया हमारा डिस्कशन आप लोगों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। इसके विषय में आप कमेंट सेक्शन के अंतर्गत लिख करके हमें बताएंगे, अपनी राय से जरूर अवगत कराएंगे। यदि आपने अब तक हमारे इस GST स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।